हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दासी क्लास। आज वर्कशीट नंबर 63 है और डेट है 6 जनवरी 2022। क्लास 9th की वर्कशीट बेस्ड है चतुर्भुज के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है आवश्यक पूर्व ज्ञान, त्रिभुज एवं चतुर्भुज के गुणों की समझ। तो इस वर्कशीट को सीखने के लिए हमारे पास त्रिभुज और चतुर्भुज की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनकी जो गुण होती है, उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। सबसे पहले हमारी वर्कशीट के अंदर एक क्रियाकलाप दे रखी है। ठीक है, क्रियाकलाप में करना क्या है, हमें एक त्रिभुज बनाना है। तो जैसे मान लेते हैं हम कोई भी एक त्रिभुज बनाते हैं इस तरीके से, और इस त्रिभुज के मध्य बिंदु को लेते हैं। इसकी दो भुजाएं हैं, जैसे एक इस भुजा पे और एक इस भुजा पे। अगर मध्य बिंदु को ले लेते हैं हम और उसको हम जोड़ देते हैं, तो हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक, तो क्या होगा, हम इसको एक बार, दो बार, तीन बार करेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर है, जैसा कि हाँ चित्र में दिखाया गया है। ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें पता लगेगी कि ये जो लाइन है, ये लाइन जो है हमेशा इस लाइन के समांतर आएगी। ठीक, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें पता लगेगी, इसकी जो लंबाई है, मान लेते हैं कि ये ई है और ये एफ है और ये हमारा त्रिभुज है ए बी सी। तो ये ई एफ की जो लंबाई होगी, वो ई एफ की लंबाई हमेशा बी सी के लंबाई की आधी होगी। तो ये सारी चीज़ें हमें इस क्रियाकलाप से सीखने को मिलेगा। यही सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी है कि ए बी और ए सी का मध्य बिंदु ई और एफ है। ठीक है, और ई एफ की जो लंबाई होगी वो बी सी के आधा होगी, कोण दोनों बराबर होंगे और ई एफ बी सी के समांतर होगा। ठीक, अब ये जो हमने चीज़ सीखी है, इसी का यूज़ हम आगे करते हैं। सबसे पहले हमारे वर्कशीट के अंदर यहाँ लिखा हुआ है प्रमेय, जो कि मध्य बिंदु प्रमेय के नाम से है, इसे मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने कोई त्रिभुज बनाया और ये इसका मध्य बिंदु है और ये यहाँ पे इसका मध्य बिंदु है। ठीक है, इस लाइन को मैं ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, इसको नाम देते हैं ए, ये बी, ये सी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड। तो दो भुजा है ए बी ए सी, इसका मध्य बिंदु है ये, इसका नाम रख देते हैं ई, इसका नाम रख देते हैं एफ, को मिलाने वाले रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। ठीक है, तो ई एफ जो है ये समांतर होगा बी सी के। ठीक, ये हमने चीज़ सीखी है। तो हमारा ई एफ पैरेलल टू बी सी आ जाएगा, ई एफ समांतर बी सी आ जाएगा। ठीक, और इसी चीज़ का विलोम देखते हैं। विलोम क्या है, जैसे उसका उल्टा करना है। उल्टे में क्या देखेंगे, हम कहेंगे, देखो यहाँ पे क्या था कि ई और एफ मध्य बिंदु थे, ई एफ मध्य बिंदु थे, तो ये दोनों समांतर हुए। ठीक, अब हम कहेंगे कि ई एफ समांतर है बी सी के, ई एफ समांतर है बी सी के, तो क्या होगा, ई और एफ मध्य बिंदु होंगे। ठीक है, यह इसका विलोम है। यहाँ दिया हुआ है ई मध्य बिंदु है ए बी का और ई एफ बी सी के समांतर है, तो एक और परिणाम आएगा कि एफ जो है इसका मध्य बिंदु होगा। ठीक, देखिए ई एफ, दो चीज़ें गिवन थी, दो चीज़ दे रखी सवाल में, तो हमने कहा कि ई एफ समांतर है बी सी के। ठीक, अब यहाँ पे ई एफ और बी सी समांतर है, तो ये दोनों मध्य बिंदु होगा। उसी तरीके से अगर ये और ये गिवन है, तो हम कह सकते हैं कि एफ भी क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो इसी परिणाम को, इसी रिजल्ट को हमें याद रखना है और आगे हम सवाल करेंगे। अब यहाँ पे उदाहरण दे रखा है कि ए बी सी में डी ई एफ क्रमशः ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु है। ठीक, तो हमारे सवाल में दिया है कि ये डी जो है ये भी मध्य बिंदु है, ई भी मध्य बिंदु है और एफ भी मध्य बिंदु है। ठीक, तो दर्शाइए कि डी ई एफ को मिलाने वाली रेखा मिलाने पर त्रिभुज ए बी सी चार सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित होता है। यानी कि जो नीला, पीला, लाल, हरा जो चार त्रिभुज दिख रहे हैं, ये चारों के चारों बराबर सर्वांगसम त्रिभुज है। ठीक, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम डी से स्टार्ट करते हैं। अगर डी और ई क्या है,
मध्य बिंदु है। ठीक, तो इस रेखाखंड को मिलाते हैं। तो ये वाली लाइन और AC वाली लाइन क्या होगा, समांतर होगी। ठीक, तो हम लिखते हैं, देखिए D, तो हम लिखते हैं D और E मध्य बिंदु है। तो क्या होगा, DE जो है वो समांतर होगा AC के, और दूसरी बात DE जो है वो होगा हाफ ऑफ AC का आधा भी होगा। उसी प्रकार से E और F भी क्या है, मध्य बिंदु है। तो देखिए EF वाली लाइन को मिला देते हैं ऐसे, तो क्या होगा, अब लेते हैं हम E और F मध्य बिंदु है। तो EF समांतर होगा AB के, और EF जो है वो आधा होगा AB के। ठीक, तीसरा देखिए D और F लेते हैं इस बार। ठीक, ये जो DF है ये वाली लाइन समांतर होगी इस वाली लाइन के। ठीक, तो हम लिखते हैं D और F मध्य बिंदु है। तो DF समांतर हो जाएगा BC के, और DF जो है वो हाफ होगा BC के। तो ध्यान से देखिए, सारी जो लाइंस है, जैसे ये वाली लाइन इसके समांतर है, ये वाली लाइन इसके समांतर है, इसको लिखते हैं, हमारी जो ये वाली लाइन है AD, वो ये पूरी जो है B तक, और ये वाली समांतर है। उस तरीके से जो DE वाली लाइन है वो पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक समांतर है। ठीक, तो उसका पार्ट भी समांतर होगा। तो अगर ये आपस में आमने सामने समांतर होंगी तो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, ये एक समान चतुर्भुज बनेगा। तो हम लिखते हैं कि ADEF एक समांतर चतुर्भुज है। अगर समांतर चतुर्भुज है तो DE क्या है, DE उसका एक विकर्ण है। ठीक, और विकर्ण क्या करता है, किसी समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे जो हमारा पीला वाला ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल T3, ये सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल T1 के। ठीक, उसी प्रकार से ये भी एक समान चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, और जो हमारा DE है ये विकर्ण बनेगा। तो यहाँ पर भी नीला वाला और लाल वाला दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो ट्रायंगल T2 सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल T1 के। ठीक, तो आपको दिख रहा है कि T1 जो है T2 के भी सर्वांगसम है, और T1 जो है T3 के भी सर्वांगसम है। तो इस तरीके से T1, T2, T3 सारे जो है एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएंगे, और चारों सर्वांगसम त्रिभुज जो है हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक, तो बस आपको याद क्या रखना है कि अगर एक त्रिभुज के अंदर कोई भुजा समांतर है, ठीक है, तो ये मध्य बिंदु होता है, और उसकी जो लेंथ होती है, उसकी जो लंबाई होती है वो उसकी आधी होती है। ठीक, ये दो चीज़ें याद होगी तो आपका बड़े आसानी से सिद्ध हो जाएगा। अब इसी चीज़ को हम यूज़ करते हैं सवाल को हल करने में। तो देखिए पहला प्रश्न है, ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। तो C पे हमने समकोण बना दिया 90 डिग्री का। कर्ण AB, ये हमारा कर्ण है AB के मध्य बिंदु M है। तो मान लेते हैं ये बिल्कुल मध्य में है, और इस पॉइंट का नाम M है। M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा, तो इस BC के समांतर हम एक रेखा खींच देते ऐसे, ठीक, को D पर प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा D है। तो ये सारी चीज़ें हमें सिद्ध करनी है। तो सबसे पहला काम है जो जो सवाल में इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको लिखना। तो सबसे पहले हमें सिद्ध करना है कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है। ये जो है ये भी एक मध्य बिंदु ही होगा AD के लिए, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, सवाल में लिखा है कि M जो है मध्य बिंदु है। ठीक है,
दूसरी चीज़ एम डी जो है वो बी सी के समांतर है। तो मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा, डी भी इसका मध्य बिंदु होगा। सिद्ध हो जाएगा। दूसरा पार्ट उसने कहा है कि एम डी परपेंडिकुलर एंड ए सी, एम डी जो है वो इस पे लंब है। लंब होने का मतलब क्या, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा, यहाँ से ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो देखिए ध्यान से देखिए, हमने कहा कि जो एम डी है ये वाली लाइन जो है वो बी सी के समांतर है। ठीक, बी सी के समांतर होगी। दूसरी बात, ये लाइन जो है इसको क्या कर रही है, कट कर रही है। तो हमें पता है कि अगर दो रेखाएं समांतर होती है और एक तिर्यक रेखा उसको काटती है, तो रेखा के एक और जो कोण बनते हैं उसका योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर भी इसको और इसको जोड़ने पे 180 डिग्री आएगा। तो देखिए ये दोनों कोणों को जोड़ने पे 180 आएगा। और कोण बी सी डी, ये जो बी सी डी ये कितने का है, 90 डिग्री का है। तो कोण एम डी सी कितना निकलेगा, डिग्री माइनस का 90 यानी कि 90 डिग्री का निकल जाएगा। ठीक है, अगर ये कोण 90 डिग्री का है तो इसका मतलब क्या हुआ, एम डी जो है वो लंब हो जाएगा ए सी पे। तो हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट हमें क्या सिद्ध करना है कि सी एम जो है, सी एम पहले जोड़ लेते हैं। ये हमने सी एम को जोड़ लिया। ठीक है, सी एम और एम ए, यहाँ से यहाँ ये क्या है, एम ए है। ठीक, बराबर होंगे और ए बी का आधा होगा। तो देखिए ध्यान से, दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए एम डी और त्रिभुज सी एम डी। तो जो एम डी है वो एम डी के बराबर होगा, उभयनिष्ठ है। दूसरा देखिए, ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये एंगल, इसको मैं एंगल 1 मान लेता हूँ, इसको एंगल 2 मान लेता हूँ। तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर होगा, 90 डिग्री। और तीसरा देखिए, हमने यहाँ सिद्ध किया था कि डी इसका मध्य बिंदु, यानी कि जितना बड़ा ए डी होगा उतना बड़ा डी सी होगा। तो बस हमारा जो त्रिभुज है वो क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो ए एम डी सर्वांगसम है त्रिभुज सी एम डी के है। तो क्या होगा, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो जो एम ए है वो एम सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे एम सी बराबर हो जाएगा एम ए के बाई सी पी सी टी। ठीक, तो यह हमारा सिद्ध हो गया। और m जो है मिड पॉइंट है। अगर m मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो जितना बड़ा ए एम होगा उतना बड़ा एम बी होगा। ठीक है, ए एम जो है जितना बड़ा है उतना बड़ा क्या है, एम बी है। और ये क्या है, ए बी का आधा है। तो ये हमारा सारा सिद्ध हो जाएगा। तो ये बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ए बी सी डी एक आयत है जिसमें पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं के मध्य बिंदु है। तो पहले चित्र बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि ए बी सी डी एक आयत है और पी क्यू आर एस इसके मध्य बिंदु है। दो चीज़ें लिखते हैं। आयत होने से क्या पता लगा हमें, आमने सामने की जो भुजाएं होंगी वो बराबर होंगी, है ना। और कोण कैसे होंगे, कोण भी हमारे सभी 90 डिग्री के बन रहे होंगे, है ना। ये कोण कितने का बन रहा होगा, 90 का बन रहा होगा। ये कोण कितने का बन रहा होगा, 90 का बन रहा होगा। सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं आयत में। और अगर विकर्ण खींचे तो दोनों विकर्ण की लंबाई भी बराबर होगी। ये सारी चीज़ें हमें इसी से पता लगी अगर ए बी सी डी एक आयत है तो। ठीक, और हमें सिद्ध करना है पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब सारी भुजाएं बराबर होती है। तो देखिए सबसे पहले देखिए, पी और क्यू मध्य बिंदु है। अगर पी और क्यू मध्य बिंदु है तो क्या होगा, जो पी क्यू है वो समांतर होगा ए सी के, और जो पी क्यू है वो आधा होगा ए सी के। ठीक, पहली चीज़। उसी प्रकार से एस और आर भी मध्य बिंदु है, क्योंकि सब लिखा हुआ है पी क्यू आर एस मध्य बिंदु है। तो एस तो यहाँ पर एस और आर ये भी समांतर होगा ए सी के, और एस आर जो है ये भी आधा होगा ए सी के। ठीक है, क्योंकि देखिए ए बी सी क्या एक त्रिभुज है।
अगर एक त्रिभुज में दो मध्य बिंदु होते हैं तो वो मध्य बिंदु की रेखाखंड की जो लंबाई होती है वो त्रिभुज के तीसरे भुजा के लंबाई की आधी होती है। ठीक, तो ये देखिए हमारे दो इक्वेशन इस तरीके से बन गए। तो समीकरण 1 और 2 से देखिए ध्यान से, ये भी AC के समांतर है, ये भी AC के समांतर है, ये भी AC का आधा है, ये भी AC का आधा है। तो क्या होगा, जो PQ है वो समांतर हो जाएगा SR के, और PQ जो है वो बराबर हो जाएगा SR के। ठीक है, अब PQ इसके समांतर है और PQ जो है इसके बराबर है, तो ये क्या बन गया, ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया। ठीक है, यहां तक तो सिद्ध हो गया। तो अगर हम दिखाएं कि इसके एडजेसेंट साइड्स, यानी कि ये वाली जो साइड्स है ये दोनों भी बराबर हो जाए, ये इसके बराबर हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ये एक समचतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। तो ये सिद्ध करते हैं अब हम। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमने दो त्रिभुज लिए, कौन कौन से, APS त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज लिया हमने BPQ। इस देखिए त्रिभुज में देखिए जो AP है उतना ही बड़ा BP होगा। ठीक है, तो हम लिखते AP बराबर BP। क्यों होगा, क्योंकि P इसका मध्य बिंदु है। दूसरा देखिए कोण A कितने का, 90 डिग्री का, और B कितना, ये भी 90 डिग्री का है। तो कोण A बराबर होगा कोण B के। ये दोनों 90 डिग्री के हैं, क्योंकि सवाल में लिखा है दोनों आयत है और आयत का कोण 90 डिग्री का होता है। तीसरा चीज़ देखिए, जो AD है, AD की किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा। AD बराबर है BC के। AD का आधा, AD का आधा क्या होगा, AS होगा। तो AS बराबर होगा BC का आधा BQ के। ठीक, तो हमें तीन चीज़ें मिल गई। अगर तीन चीज़ें मिलेगी तो त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो त्रिभुज APS तो देखिए अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो क्या ये SP, ये देखिए हाँ, इस त्रिभुज का ये वाला भाग SP और इस त्रिभुज का PQ बराबर होगा। तो लिखते हैं हम और ध्यान से देखिए, अभी हमने क्या कहा था कि ये जो PQ है, ये PQ तो SR के बराबर है। तो PQ जो है हम SR के बराबर हम है। ठीक, तो ध्यान से देखिए ये तीनों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम ये दो त्रिभुज लेंगे तो फिर दूसरे रिजल्ट आएंगे और सारी भुजाएं क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। अगर सारी भुजाएं आपस में बराबर हो जाएगी तो ये PQRS हमारा क्या हो जाएगा, एक समचतुर्भुज हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो।